ये लो रीमा चिड़िया, तुम अपने पैसे और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम मुझे पैसे ना देती तो आज मेरा बेटा जिंदा ना होता और ना ही उसका इलाज हो पाता। कबूतर भैया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैंने आपकी मदद ही तो की है, और वैसे भी आप तो मेरे दोस्त हो। अब तो दोस्त की मदद तो करनी ही चाहिए। अच्छा, तो ठीक है रीमा, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें आधी रात को भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तुम मुझे ज़रूर बुलाना, मैं आ जाऊँगा भागा भागा तुम्हारे लिए। कबूतर पैसे देकर वहां से चला जाता है। ये सब कालू देखता है। अच्छा, तो रीमा चिड़िया को उसके पैसे मिल गए हैं। अब कितने सारे पैसे हैं इसके पास। चिड़िया वहां से चली जाती है। कालू अपने घर आता है और गौरी से कहता है, गौरी, चिड़िया के पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं अभी अभी अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। कबूतर ने उसके पैसे वापस कर दिए हैं। इतने सारे पैसे मैं तो देख के ही रह गया। हाँ, कबूतर ने चिड़िया से पैसे लिए थे, इसलिए उसने वो वापस किए हैं। तुम तो किसी को उधारी के पैसे देते ही नहीं हो, जो कोई तुम्हें अब वापस करे। तुम तो बस सबसे उधार लेते ही हो। हाँ गौरी, ये तो हमारा काम है कि हम दूसरों से लेते हैं पर किसी को देते नहीं हैं। अब तुम ऐसा करो, तुम ये सब छोड़ो, रीमा के पैसों के बारे में सोचो। वो कितने सारे पैसे हैं। अगर वो सारे पैसे हमने चुरा लिए तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। हाँ कालू जी, वैसे हम चुरा तो सकते हैं, क्योंकि हम तो चोरी बड़े अच्छे से कर लेते हैं। हमने तो कई बार चोरियां की हैं, पर हम कभी पकड़े नहीं गए। तो फिर ठीक है गौरी, आज रात को ही जाते हैं रीमा चिड़िया के घर पर। कालू और गौरी चोरी की योजना बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीमा चिड़िया के पास कुछ ज्यादा ही पैसे थे, इसलिए वो सोच रही थी कि अब वो इतने सारे पैसों का क्या करेगी। तब उसकी बेटी उससे कहती है, मम्मा, ऐसा करो, आप मुझे इन पैसों में से कुछ पैसों की एक सुंदर सी बड़ी सी डॉल दिला दो। वैसे भी मेरा जन्मदिन आ रहा है, तो मैं फिर आपसे कुछ नहीं मांगूंगी जन्मदिन पर। नहीं छुटकी बेटी, मैं तुम्हें डॉल तो नहीं दिला सकती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें डॉल दिला दी तो फिर तो तुम सारा सारा दिन उसी के साथ खेलती रहोगी और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी। तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करोगी। मम्मा, आप ही मुझे बता दो कि आप इन इतने सारे पैसों का क्या करोगी फिर जब मुझे डॉल नहीं दिला रही हो। रीमा, मैं इन पैसों से एक खेत खरीदूंगा, फिर उसमें तरह तरह के सब्जियों की खेती करूंगा। उससे हमें और पैसे मिलेंगे। हाँ टुन्नू जी, हम ऐसा ही करेंगे। मैं ये पैसे अलमारी में रख दूंगी। रीमा चिड़िया पैसे अलमारी में रख देती है। ऐसे ही रात हो जाती है। गौरी और कालू रीमा के घर पर पैसे चोरी करने के लिए जा रहे थे। तब कालू कहता है, गौरी, अगर तुम चल रही हो मेरे साथ तो चलो, लेकिन जरा भी आवाज मत करना। मैं आराम से जाऊंगा और उसकी अलमारी से पैसे निकाल लाऊंगा। आधी रात को कालू और गौरी चोरी करने रीमा चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी, रीमा और टुन्नू तो सो रहे हैं और उसकी बेटी भी। मैं जल्दी से उसकी अलमारी खोलता हूँ और पैसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ ठीक है, ले लो जल्दी से अलमारी से पैसे, लेकिन अलमारी खोलते समय आवाज मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो चिड़िया उठ जाएगी। कालू चुपके से दूसरे कमरे में आता है और अलमारी में से पैसे उठा लेता है। वो दोनों वहां से पैसे चुराकर भागते हैं। जब वो दोनों पैसे लेकर जा रहे थे, तभी भूरा कौवा रास्ते में बैठा उन्हें देख लेता है। वो उन दोनों को चाकू दिखाकर रोक लेता है और कहता है, अरे ओ कव्वो, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? चलो ये पैसे पहले मुझे दो, उसके बाद कहीं जाना। अगर नहीं दिए तो मैं मार दूंगा तुम दोनों को। नहीं, हम तुम्हें ये पैसे नहीं देंगे। अरे ये पैसे हम बहुत ही मुश्किल से चुरा कर लाए हैं। हमें जाने दो, हमें कुछ मत करना। कालू जी, आप दे दो इसे पैसे, नहीं तो ये चाकू से हमें मार देगा। हमें मरना नहीं है, दे दो इसे पैसे। कालू और गौरी उसे चोर कौवे को पैसे दे देते हैं। भूरा कौवा पैसे लेकर उड़ता है, लेकिन चील उसे रोक लेती है। अरे अरे कव्वे, क्या हुआ है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, और वो भी इतनी रात को? वो कहीं नहीं चील दी, मैं तो बस इधर अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है तो उसे ही देखने जा रहा हूँ। अच्छा कव्वे, कहीं तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? पर अब तू चाहे झूठ बोल रहा हो या सच, देख मुझे बहुत भूख लगी है, तो अब तू अपने दोस्त को देखने नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब तो तू सीधा मेरे पेट में जाएगा। नहीं नहीं चील दी, ऐसा ना करना, कृपया मुझे जाने दो। मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। चील उसकी एक नहीं सुनती। वो भूरे पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है।
सुबह रीमा चिड़िया जंगल में भोजन की खोज करने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में पोटली दिखाई देती है। ये क्या? ये तो पैसों की पोटली है, पर ये यहाँ कैसे आई? ये तो मुझे अपने ही पैसों की पोटली लग रही है। लगता है कोई इसे मेरे घर से चुरा कर लाया होगा, तब ये यहाँ गिर गई है। मैं अब इसे अपने घर ले जाती हूँ। रीमा चिड़िया पोटली लेकर घर लौटती है और टुन्नू चिड़ा उन पैसों से एक खेत खरीदता है और उसमें तरह तरह के सब्जियों की खेती करता है। फिर वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था। सुनिए कालू जी, आज मेरी माँ का दूसरे जंगल से संदेश आया था। वो बोल रही है कि बेटी घर आओ। गोरी, अगर हम तुम्हारी माँ के घर चले गए तो हम अपना घर नहीं बना पाएंगे, तो फिर हम बरसात का मौसम कहाँ गुजारेंगे? कालू जी, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आपको पता है मेरी माँ ने लड्डू बनाया है और मुझे लड्डू बहुत पसंद है। तुम बहुत ज्यादा कामचोर हो। अरे अपने लड्डू के चक्कर में तुम अपनी माँ के घर जा रही हो। कालू जी, अगर मैं कामचोर हूँ तो तुम कौन हो? अरे तुम भी तो कुछ नहीं करते हो, तो तुम भी तो कामचोर हुए ना। फिर दोनों ऐसे दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। वो जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें रीमा चिड़िया और उसका पति टुन्नू मिलते हैं। चिड़िया, क्या तुमने अपना पक्का घर बना लिया? नहीं नहीं, मैंने अभी अपना घर नहीं बनाया है। अभी तो बस सारा सामान इकट्ठा किया है, अब बनाना शुरू करूंगी। रीमा, तुम मेरी बहन हो ना? लगता है कौवे भैया, तुम्हें मुझसे कोई काम पड़ गया है, इसीलिए तो बोल रहे हो कि तुम मेरी बहन हो ना। नहीं चिड़िया, काम तो कुछ नहीं पड़ा, बस तिनके और पत्तों से अपना घर थोड़ा बड़ा बना लेना। गोरी, मैं छोटी सी चिड़िया हूँ तो ज्यादा बड़ा घर बना के क्या करूंगी? हमें बस थोड़ी जगह चाहिए, इसलिए मैं तो हमारे लिए छोटा ही घर बनाऊंगी। चिड़िया, मेरी माँ मुझे बुला रही है। उन्होंने लड्डू बनाया है, इसलिए मैं लड्डू खाने जा रही हूँ और मैं वहाँ से वापस आऊंगी तब तक कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए तुम मेरी मदद कर देना। गोरी और कालू, लड्डू खाना जरूरी नहीं है, अपना घर बनाना जरूरी है। तो तुम घर बनाओ, लड्डू खाने मत जाओ। चिड़िया तो उन्हें बहुत समझाती है, पर वो दोनों तो उसकी एक बात नहीं सुनते। वो वहां से चले जाते हैं। तभी उन्हें तोता तिनके लाते हुए दिखाई देता है। लगता है कालू जी, जंगल में सच में बारिश शुरू होने वाली है। सब पक्षी घर बनाने में व्यस्त हैं। गोरी, बस हम दोनों ही निकम्मे हैं। मुझे तो चिंता सता रही है कि हम बरसात का मौसम कैसे गुजारेंगे। गंदी शक्ल वाले कालू, अगर तुम्हारा मन नहीं है मेरे साथ जाने का तो मत जाओ। तुम यहीं रहो, मैं चली जाती हूँ। तुम यहाँ रहकर पक्का घर बना लेना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हें अकेला कैसे जाने दूं? तुम्हें पता है ना वो जंगल कितना दूर है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि तभी तोता तो उनके पास रुकता है। गोरी और कालू, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे सब पक्षी तो पक्का घर बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं और तुम दोनों आराम से इधर बैठे हो। हमारा एक पड़ोसी है ना, मोटी चोंच वाला तोता, उसके घर में रहेंगे हम। बताओ क्या रहने दोगे हमें अपने घर में? तुम्हें बोलने की तो तमीज नहीं है, कैसे बात कर रही हो मुझसे? चाहे मेरी चोंच मोटी हो या फिर पतली, बनाई तो ऊपर वाले ने ही है ना। अगर ऊपर वाले ने बनाई है तो चोंच कटवाते भी हैं। जाओ जाकर कटवा लो अपनी चोंच को। गोरी, तुम्हारा दिमाग शैतानी है, या तो तुम अपनी शैतानी निकाल दो या फिर अपना दिमाग मत चलाओ। तोता तो उदास होकर वहां से चला जाता है। फिर गोरी कालू फिर से उड़ते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। वो उड़ते हुए जा रहे थे कि तभी उन्हें आगे कबूतर मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। गोरी, कालू, तुम दोनों आगे मत जाओ, आगे बारिश के काले बादल आ रहे हैं, वो हमारे जंगल की तरफ ही आ रहे हैं। यार कबूतर, मेरा तो मन नहीं है जाने को, लेकिन इस गोरी ने मुझे परेशान करके रखा है, यही मुझे लेकर जा रही है। वरना मेरा मन तो यह कह रहा है कि आराम से अपने घोंसले में जाकर बैठूं। गंदी आंखों वाले कबूतर, तेरी आंखें ही खराब है, इसीलिए तुझे कोई भी चीज अच्छे से नजर नहीं आती। वो बारिश के बादल नहीं होंगे, वरना मुझे तो इधर उधर कोई बारिश के बादल नजर नहीं आ रहा है। गोरी, ना जाने तुम कब सुधरोगी, कब तुम दूसरों की बातों का मजाक बनाना बंद करोगी। देखो कालू, तुम इसकी बातें मत सुनो, चलो जल्दी से, नहीं तो लड्डू खत्म हो जाएंगे। कबूतर मेरे दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये गोरी बहुत बोलती है, इसकी जुबान बहुत लंबी है। हाँ लो, काट लो काट लो। मेरी जुबान ज्यादा लंबी है तो
कालू जी, न जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी कर ली। अरे मुझे तो तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। गौरी तो ये सुनकर डंडा उठा लेती है। तब कालू तो डर जाता है। गौरी, मेरी प्यारी पत्नी, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा। कृपया डंडा रख दो। कालू, तुम इतना डरते हो अपनी पत्नी से, फिर तो तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। वो दोनों किसी की नहीं सुनते और वो उड़ते हुए जाते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तेज बारिश और हवा शुरू हो जाती है। वो दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। गौरी, ये सब तुम्हारे वजह से ही हो रहा है, वरना आज हम अपने नए घर में बैठकर बारिश के मजे ले रहे होते। तुम भी तो पेट भरकर लड्डू खाओगे। गौरी कालू से झगड़ा कर रही थी। तभी एक तेज आवाज आती है और कालू पर बिजली गिरती है। बेचारा कालू तो वहीं मर जाता है। बिजली गिरने के वजह से गौरी का शरीर काम नहीं कर रहा था। गौरी अब बहुत रो रही थी और बहुत पछता रही थी। कालू, ये क्या हो गया हमारे साथ? आपको क्या हुआ, बोलिए कालू जी। ये क्या हो गया मेरे साथ? लड्डू के चक्कर में मैंने मेरी जिंदगी ही खराब कर ली। ऐसे कौवी एक लड्डू के चक्कर में जंगल के सभी पक्षियों से लड़कर और अपने पति कालू की जान